नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, अपन लोगों ने जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन लोगों ने पढ़ा था सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन है आप लोगों का, उसका क्या पढ़ा था, हाफ लाइफ पढ़ा था। आपको ये पता होगा कि चाहे किसी भी कोटि की अभिक्रिया की अपन बात करें उसके 5 स्टेप अपन लोग पढ़ते हैं। तो बताइए अपना चौथा स्टेप क्या आएगा, उसका आरेख। अपन किसकी बात करेंगे, चौथे स्टेप की, जिसमें क्या आएगा आप लोगों का आरेख। चौथे स्टेप की अगर अपन बात करें तो वो क्या आएगा आप लोगों का डायग्राम। और वहां जब मैं आप लोगों को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बता रहा था तब एक इक्वेशन बीच में आई थी आप लोगों की, और उस इक्वेशन को मैंने ब्रैकेट में लिखते हुए आप लोगों को ये कहा था कि इस इक्वेशन को आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि आने वाली जो अगली क्लास होगी उस क्लास में अपन जब आरेख बनाएंगे तब ये इक्वेशन अपने को क्या आएगी, काम में आएगी। तो वही बात है, मैं क्या लिखूंगा आप लोगों के सामने, हम जानते हैं कि एज वी नो दैट। बताइए हम लोग क्या जानते हैं, वो इक्वेशन क्या थी आप लोगों का, a माइनस का x k2t प्लस आप लोगों का 1/a। याद आ गया होगा आप लोगों को भाई, c की वैल्यू अपन लोगों ने टाइम t 0 रखा था, x 0 रखा था, c की वैल्यू 1/a आई थी, और ये चीज अपन लोगों ने बनाई थी। किसी भी चीज का अगर आप लोगों को डायग्राम बनाना होता है तो अपन उसके लिए क्या, मान लीजिए ये आपका डायग्राम है, ये x है, ये y है, ये माइनस y है, और ये क्या आपका माइनस x है। इसी तरीके से बनाते हैं। और जो इक्वेशन अपन काम में लेते हैं वो क्या आता है, y बराबर एम एक्स प्लस क्या होता है c। y मतलब एक वेरिएबल, m मीन्स क्या होता है आपका स्लोप, x क्या होता है दूसरा वेरिएबल, और c क्या होता है इंटरसेप्ट। क्या होता है इंटरसेप्ट। यहाँ जो c है वो क्या है आप लोगों का इंटरसेप्ट। और यहाँ देखिएगा ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस का c, ये जो इक्वेशन है इस पे पूरी क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। किस तरीके से, मैंने आप लोगों को कहा था कि y एक्सेस पे हमेशा एक अकेली टर्म आएगी, तो 1/a माइनस का x जो है वो कौन सी एक्सेस पे आएगा आप लोगों का, y एक्सेस पे। t देखिए दूसरा वेरिएबल है, t कौन सा है दूसरा वेरिएबल है, तो ये किसके स्थान पे आएगा, x एक्सेस पे। स्लोप हमेशा x एक्सेस की बात करेंगे, तो यहां अगर अपन बात करेंगे तो k2 क्या हो जाएगा आपका स्लोप हो जाएगा, और 1/a जो है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का इंटरसेप्ट। तो अपन लोगों ने जीरो ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, वहां कोई इंटरसेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपका y एक्सेस स्लोप भी है, x एक्सेस भी है, और आपका इंटरसेप्ट c भी है। तो ये पूरी इक्वेशन आप लोगों की यहाँ क्या हो रही है, आप लोगों का अप्लाई हो रही है। तो देखिए इस चीज को अगर अपन समझे तो देखिएगा इधर आप लोग एक बार फिर, ये क्या है आप लोगों का 1/a माइनस का x बराबर क्या था आप लोगों का k2t प्लस का 1/a। अब देखिए इक्वेशन अपन लोगों ने y तो यहां लिया था, k2 स्लोप था, x दूसरा वेरिएबल था, और ये क्या था आप लोगों का c। इसको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे, अगर अपन इसका आरेख बनाएं तो इधर देखिएगा ये कौन सा एक्सेस है आप लोगों का x एक्सेस, और ये कौन सी एक्सेस है आप लोगों का y एक्सेस। बताइए y एक्सेस पे हमेशा एक अकेले वेरिएबल की बात करें तो 1/a माइनस का x, रिएक्टेंट के लिए आ गया a माइनस का x। इधर देखिए आपका t कहाँ जाएगा आप लोगों का x एक्सेस पे, किधर आ गया x एक्सेस पे। और इंटरसेप्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का वह पार्ट होता है जिसके दौरान, जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई चेंज नहीं होता है, वो चीज क्या होती है इंटरसेप्ट। तो यहां जो ये जो चीज है आप लोगों का वो क्या आएगा 1/a, जो कि क्या है आप लोगों का इंटरसेप्ट, और ये जो बच गया आप लोगों का वो क्या हो जाएगा आप लोगों का k2, जो कि क्या हो जाएगा आप लोगों का स्लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगी ढाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ढाल हो जाएगा। दैट इज द डायग्राम फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आप लोगों का कौन सा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप हो गया, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, आप लोग जल्दी से इस चीज को कॉपी में मेंशन कीजिए। पांचवें स्टेप की बात करते हैं आगे। पांचवा स्टेप,
जल्दी बनाइए आप लोग इसको, इतना कोई ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है, समझा मैंने दिया है आप लोगों को। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों ने उतार दिया होगा। अब अपन बात करते हैं 5वें स्टेप की। दो एग्जाम्पल आप लोग 5वें स्टेप, 5वां जो आप लोगों का स्टेप है उसके आप लोग मेंशन कर सकते हो। आप लोग बताइए मेरे को, अभी बोर्ड पे देखिए 5वां स्टेप कौन सा होता है आप लोगों का? एग्जाम्पल का। किसका होता है आप लोगों का? उदाहरण का। किसका? एग्जाम्पल का। तो देखिए अगर अपन एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोगों से बात करें तो एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था, चलो मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। इधर देखिए बोर्ड पे, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। अब कुछ बच्चों को क्या होता है, पता तो रहता है चीज़ों का, लेकिन वो थोड़ी सी जल्दीबाजी जरूर करते हैं। मैंने एस्टर का अम्लीय नाम लेते ही वो क्या बोल देंगे, सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो यही तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है? आपको ये लगेगा कि सर सेकंड ऑर्डर में इसका नाम कैसे लिख दिया, बस यही है। तो आप लोग थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उनको आप लोग कंप्लीट सुने। अब वाली जो चीज़ लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। क्षारीय जल अपघटन, इसलिए तुरंत आप लोग उस पर क्रिया प्रतिक्रिया ना देवें, थोड़ा आप लोग धैर्य रखें, चीज़ों को पूरा सुने, फिर दिक्कत आए तो उसकी अपन बात करेंगे। तो देखिएगा अगर आप लोगों से पूछे कि एस्टर का अम्लीय जल अपघटन किसका उदाहरण है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन अगर वो आप लोगों का एस्टर का क्षारीय जल अपघटन दे दे तो बताइए भैया ये कौन से ऑर्डर का हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर का। तो एक तो एग्जाम्पल आप लोग क्या लिख सकते हो, एस्टर का क्षारीय जल अपघटन, और बना लीजिए एस्टर का क्षारीय जल अपघटन कैसे होगा। ये तो ले लीजिए आप लोग अपना एस्टर हो गया, ये तो क्या हो गया? एस्टर। ये क्या हो गया? जल। और इसका कौन सा माध्यम है? बेसिक मीडिया। बनाना क्या है? एसिटिक एसिड प्लस क्या बन जाएगा? एथेनॉल। ये लो भैया एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। किसका एग्जाम्पल है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। किसका है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? H2 + I2, और इनसे क्या बना दीजिए? 2HI। लेकिन खास बात क्या है? टेम्परेचर की प्रेजेंस में। अगर आप लोग टेम्परेचर की बजाय गोल्ड कर दोगे, इसमें AU लगा दोगे, तो यही अभिक्रिया कौन सी कोटि की हो जाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। और वहां मैंने बताया भी था कि अगर आप लोगों को नहीं पता हो कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है और बीच में कोई धातु दे रखी है, तो 99% वो चीज क्या होगी आप लोगों की? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे सोना आ गया, ओरम आ गया, गोल्ड आ गया, तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा आप लोगों का? जीरो ऑर्डर। लेकिन टेम्परेचर बीच में आ गया तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर। बस दो एग्जांपल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अपना क्या होता है? फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इसके अंदर अंदर ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 9 नंबर की बात कर रहा हूँ। 10 नंबर का आगे का पोर्शन आएगा आप लोगों का, जिसमें अपन पढ़ेंगे जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, संक्रमण ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अपन बात करेंगे कोलिजन थ्योरी की, अपन बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन की, अपन बात करेंगे कैटलिस्ट कैटालाइसिस एंड टाइप ऑफ कैटालाइसिस, अपन बात करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या आएगा आप लोगों का? 10। लेकिन आज तक अगर अपन बात करें पहली क्लास से आज तक, तो एक क्वेश्चन के लिए आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि हाँ यहाँ से अपन जो है आज तक की अपनी जो ऑनलाइन क्लासें जो हुई हैं 6.5 नंबर का मैटर अपन लोगों ने क्या कर लिया है? कवर कर दिया है। आई बात समझ में? जब अपन लोगों ने शुरू किया था तब अपने को ये लग रहा था कि पता नहीं क्या हो पाएगा, कितना होगा कितना होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर अपन लोग इसमें सतत रूप से चलते हैं तो देखिए आज अपन इस स्टेज पे आ गए हैं कि अपने जो केमिस्ट्री का पेपर होता है फिजिकल का 34 नंबर का, उसमें से 6.5 पौने 7 नंबर का एक क्वेश्चन अपन लोग पूरी तरीके से अगर समझ में आ गया तो ये अपन कॉन्फिडेंट हो जाएंगे पूरी तरीके से कि 6.5 में से कम अपन 5.5 नंबर से ही
5.5 6 नंबर तक अपन क्या कर गए, अप्रोच कर गए। तो ये हुआ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे लास्ट टॉपिक था अपना, क्या, क्षारीय जल अपघटन। किसका, एस्टर का, जो किसका एग्जाम्पल है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए कि नहीं हुए, चीज़ों को किस तरीके से अपने को क्या करना पड़ता है, समराइज्ड करना पड़ता है। एक चीज़ जैसे मान लीजिए अपन लोगों ने 15-20 पेज में पढ़ी, तो उसको एक पेज में कैसे पता लगेगा कि अपन लोगों ने तैयारी की कि नहीं की। एग्जामिनर, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर पेपर सेटर होता है तो वो इन्हीं चीज़ों को देखता है कि बच्चे ने किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो इधर देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं किसकी, एक मैं लिखता हूं आप लोगों का शून्य कोटि अभिक्रिया। कौन सा, शून्य कोटि अभिक्रिया। उसके बाद में मैं किसकी बात करता हूं आप लोगों से, प्रथम कोटि अभिक्रिया। और उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करता हूं किसकी, आप लोगों से द्वितीय कोटि अभिक्रिया। किसकी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो बताइए 5 स्टेप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे। पहला स्टेप क्या था, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणु की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। अब देखिए सब चीजें पढ़ा चुका हूं, इतना नहीं समझाऊंगा, केवल स्पीडली जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसको चीजें पूरी तरीके से वो मेरे से आगे भी बोल सकता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, शून्य कोटि अभिक्रियाएं। अगर केवल प्रथम घातांक के समानुपाती होता हो, देखिएगा आप लोगों का ए का पावर क्या है, फर्स्ट। ये पहला स्टेप चल रहा है तीनों का एक साथ। उसके बाद में द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए इस तरीके से आप लोगों का, अगर समान मॉलिक्यूल है तो ऐसे, अगर असमान मॉलिक्यूल है तो ऐसे, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के समानुपाती। ये क्या हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या आप लोग बता सकते हो क्या, बोले सर हम तो भूल गए। भूलना नहीं है भैया, रिवीजन करना है। क्या आएगा आप लोगों का, x बराबर क्या आया था, K0T। क्या आया था, K0T। बताइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आया था आप लोगों का, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या था, T। और ये log 10 बेस पे a अपॉन a माइनस का x। बोलो आया था कि नहीं आया था। सेकेंड स्टेप, सेकेंड ऑर्डर का आज ही पढ़ाया मैंने आप लोगों को। अगर बात करूं तो क्या आएगा आपका, K2 बराबर 1 अपॉन T x अपॉन a माइनस का क्या आ जाएगा, x अपॉन a माइनस का x। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब इनको आपको क्या करना है, समराइज्ड करना है, एक साथ कैसे इस तरीकों को पढ़ा जाए। तीसरा स्टेप क्या था आप लोगों का, हाफ लाइफ। कौन सा स्टेप था, हाफ लाइफ। बताइए क्या आया था आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि निम्न समीकरण की सहायता से हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उसका अर्धायुकाल, मतलब क्या, टी हाफ, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। जीरो ऑर्डर के लिए आपको याद हो तो क्या आया था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या आया था, K1 आया था। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस का कोई गेम दिख रहा है क्या आप लोगों को, नाम ही नहीं है बीच में, स्मॉल a दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब वहां पर भी लिखवाया था कि इस समीकरण की सहायता से हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए उसका अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं करता। ये फर्स्ट ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर का तो आज ही पढ़ाया आप लोगों को। क्या आएगा, टी हाफ 1 अपॉन K2A। और आपको अगर कहूं कि K2 को अगर मैं यहां से हटा देता हूं तो ये क्या जाएगा आप लोगों का, प्रोपोर्शनल का साइन। आएगी बात समझ नहीं, ठीक है। ये अपने क्या पढ़ा है, तीसरा स्टेप। क्या पढ़ा आप लोगों ने, तीसरा स्टेप। यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, और ये आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पूरा आता है, लेकिन एग्जामिनर केवल 2 नंबर में इस चीज को चेक करना चाहिए कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो वो केवल आपसे ये पूछ लेगा कि अर्धायुकाल पे संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। और अर्धायुकाल पूछ लिया, इसका मतलब उसने जीरो ऑर्डर पूछ लिया, उसने फर्स्ट ऑर्डर पूछ लिया, उसने क्या पूछ लिया, सेकंड ऑर्डर पूछ लिया। तो देखिए एक लास्ट का कॉन्सेप्ट जो निकल करके आता है वो क्या है, यहां देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या आता है, समानुपाती। प्रथम पे डिपेंड ही नहीं करता। इसके क्या आता है, व्युत्क्रमानुपाती। आगे आप लोग एमएससी वगैरह करोगे तो थर्ड ऑर्डर और पढ़ोगे, तो यहां थर्ड ऑर्डर के लिए पढ़ोगे तो उसका अर्धायुकाल जो आएगा वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या आता है, पावर 2 के व्युत्क्रमानुपाती आता है। तो इन सब को एक साथ मिलाएं तो एक कॉमन फार्मूला निकल करके आता है जो अपने को एग्जाम में पता होना ही चाहिए। क्या है आप लोगों का, अगर किसी भी कोटि की अभिक्रिया का आप लोगों से वो अर्धायुकाल पूछ ले, मान लीजिए मैंने बोल दिया n कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो ये लीजिए भैया n कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल जो आएगा वो हमेशा हमेशा और हमेशा इस तरीके से आएगा, a का पावर
n-1। ये चीज आप लोगों को गौर करने लायक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को जो, अगर आप लोग अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, साथ में अगर आप लोग नीट या जेई दे रहे हो, तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर फाइनल ईयर का कोई बच्चा इस चीज को देखता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि फाइनल ईयर का अगर कोई बच्चा इस चीज को देखता है तो एंट्रेंस एग्जाम जो आएगा उसका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि बच्चे को केमिकल काइनेटिक्स कितना आता है। तो बताइए आप लोग मेरे को यहाँ पे एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि। यही तो कहा ना मैंने, कौन सी एन? अभिक्रिया की कोटि। अब मैं एन को क्या बोल दूं? शून्य कोटि अभिक्रिया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये लीजिए मैंने रख दी 0। 0 में से -1 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। और ये -a इनवर्स है। अगर मैं इसको और सोल्व करना चाहूं तो a को कहां लिख सकता हूं? ऊपर लिख सकता हूं। देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये चीजें सेम नहीं आ रही है क्या आप लोगों की? आ रही है ना? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, ठीक है, आ रही है सेम। अब आप बोलोगे सर इसको फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई करके बताओ हमें, तो ये लीजिए फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई कर देता हूं। a का पावर n-1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये लो रख दो भैया, 1 में से 1 जाएगा, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। ये लीजिए भैया 1 रख दिया। टी हाफ का और a में कोई संबंध नहीं है, ये सामने दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जो मैंने आप लोगों को लिखवा भी रखा है कॉपी में कि फला समीकरण की सहायता से हम कह सकते हैं कि टी हाफ का ए के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध होता ही नहीं है। किसमें? फर्स्ट ऑर्डर में। बोले सर मैं तो सेकंड ऑर्डर का बताओ। ये लो भैया सेकंड ऑर्डर का ले लीजिए। टी हाफ बराबर, अगर अपन समानुपाती बात करें, ए एन की वैल्यू सेकंड के लिए क्या आ जाएगी? 2। माइनस का 1 है, 2 में से 1 चला गया, क्या 1? ए का पावर 1 लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड चीजें होती हैं। ये चीज आ रही कि नहीं आ रही है? सेम आ रही है ना आप लोगों का? एक ही फार्मूले से पूरी केमिकल काइनेटिक्स को घुमा रहा है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से बोले थर्ड ऑर्डर का लिए तो क्या आ जाएगा? a²। आई बात समझ में? तो ना वो आप लोगों से 0 पूछता है, ना वो आप लोगों से फर्स्ट पूछता है, ना वो आप लोगों से सेकंड पूछता है, तीनों को एक साथ पूछता है। बोले nth कोटि की अभिक्रिया के लिए बता दो। आगे का तो हमें अपने आप ही पता है, ठीक है। तो nth का अगर आप लोगों को पता लग गया तो ये चीजें अपने आप क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो उसका एक समग्र फार्मूला आएगा जो मैं आप लोगों को नोट करवा रहा हूं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगा लीजिए। अगर केमिस्ट्री आप लोगों को आगे पढ़नी है तो ये चीजें आप लोगों के काम में आएगी। a का पावर n-1 इंपॉर्टेंट। और n क्या है? अभिक्रिया की कोटि। n क्या है? अभिक्रिया की कोटि। n क्या है? अभिक्रिया की कोटि। आप लोग जो मैं लिख रहा हूं, जो मेंशन कर रहा हूं, उस पे नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान देगी। ये तो सर बड़ी अच्छी राइटिंग में नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को आप लोग समझिए। कम समय में अपन ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आई बात समझ? तो ये चीज आप लोग एक बार के लिए देखिए, अपन बात करते हैं। आगे देखिए, इससे आगे अगर आप लोग आरेख बना सकते हो। आप लोग आरेख अगर अपन बनाएं तो यहाँ जगह नहीं है। इस तरीके से ये क्या आया था आप लोगों का? अगर अपन आरेख की बात करें तो ये y आ गया था ना, तो x y पे आ गया था, ये t आ गया था, ये स्लोप आ गया था, बन गया। इसी तरीके से फर्स्ट का बना सकते हो, और सेकंड का तो मैंने आज बताया ही है आप लोगों को, तो सेकंड का भी बना सकते हो। आई बात समझ? इस तरीके से अपने को पढ़ना रहता है पूरा समग्र रूप से, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग इसको उतारिए। ये आज तक अपन लोगों ने जो पढ़ा ना उसका रिवीजन है, ये मान लीजिए आप लोग। तो इतना अगर आप लोगों को आता है ना तो 6.5 नंबर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग इसको बना सकते हो कॉपी में, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? क्वेश्चन नंबर 9। अब अपन शुरुआत करने जा रहे हैं आज की क्लास से। मैं आपको शुरुआत करवा दूंगा आपकी क्वेश्चन नंबर 10 की। आने वाली जो भी अपनी 7-8 क्लासें आएंगी उसमें अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या है, उन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। इसकी पढ़ाई जो है, यानी कि अपन कॉपी में जो मेंशन करेंगे वो अपन अगली क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है यूनिट नंबर 5 का, उसकी बात अपन करने जा रहे हैं।
देखिए क्या है इसमें अपने पढ़नी है, टॉपिक्स में लिख रहा हूँ, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, रिएक्शन मैकेनिज्म। अभिक्रिया की क्रियाविधि, रिएक्शन मैकेनिज्म। और इसमें अपने को जो पढ़ना है, एक है आप लोगों का आरेनियस समीकरण। क्या है? आरेनियस समीकरण। दूसरा क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसका दूसरा नाम है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसका तीसरा नाम है एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, ART। ये अपने को पढ़ना है। तीसरा जो इसमें है अपने को, वो अपने को क्या पढ़ना है? कोलिजन थ्योरी। क्या पढ़ना है? कोलिजन थ्योरी। आई बात समझ में? एक चीज अपने को पढ़नी है एक्सो एंड एंडो, एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सब चीजें अच्छी तरीके से मेंशन करवाऊंगा आप लोगों को, आप लोग तो देखते जाइए। और नंबर 5 पे अपने को पढ़ना है कैटेलिस्ट एंड कैटालाइसिस। कैटेलिस्ट एंड कैटालाइसिस, इन चीज़ों को अपने को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये आप लोगों के 5 टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये जो 5 टॉपिक अपन कोशिश ये करेंगे कि इनको अपन 7 क्लास में क्या कर लें, कवर कर लें। ये चीज़ है आप लोगों का 1 दिन का रहेगा। एक्सो एंडो 1 दिन में मैं आपको बता दूंगा। कोलिजन थ्योरी आपकी 2 क्लास लेकर के जाएगी, यानी कि अपनी 4 क्लास हो गई, 2 इसमें जाएगी और 2 6 2 8 क्लास में अपनी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास में जो क्वेश्चन नंबर 9 जो बना है उसका आप लोग रिवीजन करें। आगे की जो अपनी क्लासेज जो आएंगी उन क्लासों में अपन बात करेंगे ये जो चीज़ें हैं आप लोगों का, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, आप लोगों का रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, आरेनियस समीकरण उसमें पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? कोई भी रिएक्शन होती है वो संपन्न होती है। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक तो रिएक्टेंट होगा और ये किस में बदलेगा आप लोगों का, प्रोडक्ट में। तो कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब बदलता है तो ऊष्मा के मान में क्या परिवर्तन होता है? क्या ऊष्मा रिलीज होती है? क्या ऊष्मा देनी पड़ती है? उसके साथ साथ में जो रिएक्टेंट था उसका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में आते आते किस तरीके से बदल गया, रिएक्शन के दौरान उसमें किस तरीके के मध्यवर्ती बनते हैं, इन सब चीज़ों की बात अगर आप लोगों से कोई चीज़ करता है तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे अगर अपन लोग घर से चलें, भाई सीधा सा कहे कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, वो तो आपका एक सिंपल हो गया कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन कोई अगर आप लोगों से पूछे कि आप लोग किस किस तरीके से काम करते हो, पूरी व्याख्या कीजिए, तो आप लोग बोलोगे मैं घर से निकला, फिर मार्केट में गया, ये लोग मेरे से मिले, फिर मैं कॉलेज गेट में गया, वहाँ मेरे को मिले, फिर हमें फलां सर ने हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया, फिर हम वापस आए, रास्ते में ये लोग मिले। इस तरीके की जो सारी बातें होती हैं उस चीज़ को अपन कहें अपने एक साधारण भाषा में तो वो क्या हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी कि आप लोग कॉलेज पढ़ने के लिए आगे, ये तो एक रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन किस तरीके से आप लोगों ने घर से शुरुआत की, कॉलेज में आए, फिर घर चले गए, इस दौरान क्या क्या क्रियाकलाप हुए, वो सारी चीज़ें अगर आप लोग बताते हो तो वो क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। आगे बात समझ में। अगर अपन केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो अभिकारक किन परिस्थितियों में उत्पाद में बदला, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, किस किस चीज़ की आवश्यकता हुई, हमें क्या हानियां हुई, हमें क्या लाभ हुआ, ये सब चीज़ें आप लोगों को जो बताता है दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर ए रिएक्शन। तो इस चीज़ की अपने की बातें करेंगे किसमें, अगली क्लास में। आप लोग लगातार इन चीज़ों का रिवीजन करें, पढ़ें और आगे बढ़ें, हंसते मुस्कुराते रहें। आगे की बात अपन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।